नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह। मैं यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी काम कर रहा हूँ और मेरा अपना एक छोटा-सा ग्लोबल हार्ट क्लिनिक एटीएस डॉसे कमर्शियल में, जहाँ पर मैं इवनिंग क्लिनिक करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और नॉर्मल सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको हार्ट का ब्लॉकेज कहते हैं। आमतौर पे ब्लॉकेज 2 तरह के हो सकते हैं। एक तरीका है जिसमें कहते हैं इनकम्प्लीट ब्लॉकेज, जो ग्रेजुअली धीरे-धीरे ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है, और एक होता है जिसको बोलते हैं कि 100% ब्लॉकेज, सडन। अचानक कोई आर्टरी अचानक पूरी तरह से बंद हो जाए, तो वो सडन ब्लॉकेज होता है। इसी से संबंधित सिम्पटम्स भी होते हैं। सिम्पटम उसके अकॉर्डिंगली होते हैं कि ये ग्रेजुअल ब्लॉकेज हो रहा है या अचानक सडन ब्लॉकेज हो रहा है। तो हम सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं। सिम्पटम्स में क्या होगा? आमतौर पे जो कार्डियक सिम्पटम्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। पहला सिम्पटम है, इसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि हार्ट का पेन जो कि इनकम्प्लीट ब्लॉकेज की वजह से आ रहा है, जहाँ पर ब्लॉकेज 70% आर्टरी बंद है या 80% आर्टरी बंद है या 90% बंद है। उस कंडीशन में जब आप मेहनत करते हैं, जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो आपको सीने में दर्द शुरू होता है, और जब आप बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो दर्द बंद हो जाता है। इसको कहते हैं एंजाइना। इसका अपोजिट होता है हार्ट अटैक, जिसमें कि आप अचानक किसी दिन किसी समय इमीडिएटली आपको हार्ट में तेज़ी से सीने में दर्द होता है, और वो दर्द इतनी आसानी से अपने आप जाता नहीं, चाहे बैठ जाए चाहे कुछ हो, वो दर्द लगातार बना रहेगा, जो कि इसका मतलब है कि आपको एक सीरियस खतरनाक कंडीशन है। अब बात करते हैं कि जो दर्द है, वो दर्द का कैरेक्टर्स क्या होता है, दर्द किस तरह का होता है। एक आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि अगर बाईं तरफ में दर्द हो रहा है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है आपको, अगर वो दर्द आपके हाथ में, आपकी बाह में जा रहा है, आपकी बाह में अंदर की तरफ हो रहा है, अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, अगर आपकी जॉ में, लोअर जॉ में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द भी हार्ट का दर्द हो सकता है, जो एंजाइना का पेन हो सकता है। ये पेट में निचले हिस्से में नहीं जाता। आमतौर पे कमर के निचले हिस्से में हार्ट का दर्द नहीं होता है। यूजुअली जो दर्द होता है वो कमर के ऊपरी हिस्से से लेके और जॉ तक, लोअर जॉ तक होता है। खास बात ये भी है कि दर्द ज़रूरी नहीं कि आपके बाईं साइड में हो, ये दर्द हो सकता है कि दाईं तरफ हो सकता है दोनों तरफ हो, और कभी-कभी तो ये पीछे पीठ की तरफ भी हो सकता है दर्द। तो आपको सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना कि ये लेफ्ट साइड दर्द है तभी ये हार्ट का दर्द होगा, ये दर्द लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि कई बारी पेशेंट को दर्द नहीं होता है, स्पेशली फीमेल में और बुजुर्ग लोगों में, एल्डरली पर्सन में, और ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज़ कई सालों से रखी है, उन लोगों को कई बारी एंजाइना का पेन नहीं होता है। हम लोग उसको बोलते हैं साइलेंट एंजाइना। उन लोगों में कुछ और सिम्पटम हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को सिर्फ घबराहट हो जाए, हो सकता है पेशेंट को कुछ सांस फूलने लगे, ये भी हो सकता है कि पसीना आने लगे, उनको कुछ लगे कि कुछ अलग हो रहा है, और उनको ऐसा लगे कि कुछ गलत है, राइट, आपको डर लगे। तो ये सारे सिम्पटम भी होते हैं। सिर्फ अकेला डर तो नहीं कह सकते, पर यस, अगर किसी पेशेंट को सांस फूल रहा है और इसको ये डर लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तो इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। नंबर 1, ये सारी दर्द हो गए एंजाइना की। इसी तरह का दर्द आपको हार्ट अटैक में भी होता है, पर वो सडन आता है और वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। आपने कुछ भी कर लिया, अचानक दर्द शुरू होगा, आपके एक्सरसाइज से उसका लेना देना नहीं है, ठीक है? दर्द आएगा अचानक और वो अपने आप ठीक नहीं होगा। ये दर्द हार्ट अटैक का हो सकता है। तरीका वही है, ये दाईं तरफ हो सकता है, बाईं तरफ हो सकता है, कमर में हो सकता है, बैक में हो सकता है। इसके साथ सांस फूल सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये बात हो गई आपके सिम्पटम्स की। अब बात करते हैं कि किन लोगों में ये हार्ट के ब्लॉकेज की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हम लोग पहले इनकी बात कर लेते हैं। संभावना में सबसे एक बात है, अगर किसी पेशेंट को स्मोकिंग हिस्ट्री है, स्पेशली यंग पेशेंट्स, ऐसे लोग जो जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है, यानी अंडर 30 या अंडर 40 ईयर है, उन लोगों में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है जिनमें कि ब्लॉकेज होता है, वो होता है स्मोकिंग। अगर लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये फ्यूचर में उनको हार्ट में ब्लॉकेज भी कर सकता है और फ्यूचर में उनको हार्ट अटैक या एंजाइना प्रोड्यूस करा सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है उनके लिए डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। डायबिटीज़ अगर किसी लोग किन्हीं को है, और वो डायबिटीज़ भी लोगों को 5 साल, 8 साल, 10 साल से है, तो वो पेशेंट के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है।
अगला रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का लगातार लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और जो दवा से कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके ऊपर या तो पेशेंट ने ध्यान नहीं रखा या किसी वजह से वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये एक हार्ट के ब्लॉकेज के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। एक और रिस्क फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई पर्सन है जिसका कि कोलेस्ट्रॉल लंबे टाइम से बढ़ा हुआ है और जिस पे उसने कोई ध्यान नहीं रखा, उसकी कोई दवाई नहीं ली, उसके लिए कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं की, तो ये आगे जाके उसके ब्लॉकेज में कन्वर्ट कर सकता है। एक और रिस्क फैक्टर है जिसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, हम इसको आमतौर पे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो भी पर्सन ज़्यादा वॉक नहीं करते, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दोज पीपल जो लोग अच्छा खासा वॉक करते हैं। इसलिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक और पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। कुछ लोगों में जेनेटिक चेंजेस भी कुछ होते हैं, यानी अगर आपकी फैमिली में किन्हीं लोगों में, स्पेशली 40 या 50 साल की उम्र से पहले लोगों में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, आपके घर में आपके चाचा, मामा, बुआ या किसी फैमिली ब्लड रिलेशनशिप में किसी को हार्ट के ब्लॉकेज की हिस्ट्री रही है, तो आपको भी हार्ट के अटैक का खतरा, रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर आपके फादर को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ था तो आपको भी कम उम्र होगा ही, ऐसा नहीं है। पर यस, रिस्क ज़्यादा होता है, आपको रिस्क को देखना चाहिए। तो ये सारे बड़े मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो किसी भी तरह के चेस्ट पेन को या किसी भी तरह के चेस्ट पेन को हमें पहले हार्ट अटैक ही मानना चाहिए, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये चेस्ट पेन हार्ट अटैक का नहीं है। तो ये रिस्क फैक्टर्स की बात हो गई। नाउ हम बात करते हैं कि आखिरकार हम मैनेज कैसे करेंगे। तो पहली बात है कि मैनेजमेंट में अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और चेस्ट पेन आपने देखा कि आधा घंटा हो, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर घर पे उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। आप इतना कर सकते हैं मैक्सिमम कि आप अपने घर पे कोई अगर एस्पिरिन टैबलेट रखी हुई है, टैबलेट एस्पिरिन, डिस्प्रिन के नाम से आमतौर पे सिर दर्द की टैबलेट आती है, इसको डिस्प्रिन बोलते हैं, अगर आपके पास है तो उसको आप चबा के खा सकते हैं। वही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है जो आप घर में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको घर में ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर किसी को हिस्ट्री है जो कि किसी को चेस्ट पेन होता है और वो चलता है तो उसको चेस्ट पेन होता है, बैठ जाता है तो उसका चेस्ट पेन कम हो जाता है, या चलता है तो उसको सांस फूलता है बहुत ज़्यादा और बैठ जाता हो तो ठीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों में भी हार्ट के ब्लॉकेज की रिस्क ज़्यादा है। ऐसे लोगों को भी फर्दर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अब अगर ये प्रूव हो जाता है कि किसी में ब्लॉकेज है, हाँ अटैक नहीं हुआ पर ब्लॉकेज है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो रिस्क फैक्टर्स हमने अभी बात करी, वो रिस्क फैक्टर्स को आपको उन रिस्क को कम करने की कोशिश करनी। जैसे आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए आपको शुगर कंट्रोल रखनी पड़ेगी, उसके लिए जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है वो कम करना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर है तो लगातार दवाइयाँ खा के और डाइट को चेंज करके आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी दवाई आपको लेनी पड़ेगी। आपको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफ में स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा और आपके खाने पीने का तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। सिर्फ यही चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप हार्ट अटैक के खतरे को बचा सकते हैं। क्योंकि ये भी ज़रूरी है, जिन लोगों को पार्शियल ब्लॉकेज की वजह से एंजाइना हो रहा है, उन लोगों को फ्यूचर में हार्ट अटैक का खतरा एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को एंजाइना है तो वही अपने आप को बिल्कुल उस अटैक के अपने आप को करीब ही समझे कि उसको किसी भी समय पर किसी वक्त में अटैक हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हम इन चीज़ों को रोकेंगे कैसे, प्रिवेंशन मेथड्स क्या होने वाले हैं। ये बचाव दोनों के लिए ही ज़रूरी है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिन लोगों को पहले से डायग्नोज है कि उनको ब्लॉकेज है, और उन लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जिन लोगों को कोई डायग्नोज नहीं है। जैसे कि ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या जिनको डायबिटीज़ है, या जो स्मोक कर रहे हैं, या जिनका फैमिली हिस्ट्री है, या कोलेस्ट्रॉल है, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपसे बताए थे, इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आपको अभी बीमारी नहीं भी हुई है तो फ्यूचर में बीमारी को रोकने के लिए आपको हेल्प करेगा, ये फ्यूचर में आपको डेवलप नहीं होने देगा। तो क्या करना है, स्मोकिंग को इमीडिएटली आपको बंद करना है, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी है, कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की दवाई से या डाइट मॉडिफिकेशन से इनको कंट्रोल करके रखना है। इसके साथ साथ लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है, आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, खाने में एक बैलेंस डाइट लीजिए, एक पौष्टिक आहार, फ्रेश
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लीजिए, कम से कम थोड़ा-सा ऑयल कम होगा, ट्रांस फैट्स कम होने चाहिए। अगर ये सब होते हैं, डाइट मॉडिफ़िकेशन रहता है और लगातार अपनी सेहत पर नज़र रखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग अपनी कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ को बचा भी सकते हैं और साथ-साथ में अगर ऐसी डिज़ीज़ होती है, तो टाइमली आप उसके बारे में जान सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू।